क्या आप सब लोग भी सीयूटी पीजी एग्जाम के अंदर टॉपर बनना चाहते हैं? तो आप सब लोगों के लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर हम लोग काफी ज्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं कि एक टॉपर के अंदर और एक एवरेज बच्चे के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या होता है। यानी अगर आप भी सोच रहे हैं कि सीयूटी पीजी एग्जाम के अंदर आप सब लोगों ने टॉप करना है, आप सब लोगों ने बेस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर एडमिशन लेनी है, तो आप सब लोगों के लिए वीडियो वन स्टॉप सोल्यूशन हो जाता है। और अगर आप इन पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देते हैं तो डेफिनेटली आप सब लोग टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी के अंदर जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप सब लोग क्या करेंगे, अगर सीयूटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सब लोगों के लिए ये टेलीग्राम चैनल जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको हेल्प करता है आपके एग्जाम के अंदर। चलिए, तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि सर सीयूटी पीजी टॉपर कैसे बना जाए, और एक टॉपर के बीच में और एवरेज बच्चे के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो ये जो स्ट्रेटजीज मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूं, अगर आप सब लोग इस स्ट्रेटजीज को कहीं ना कहीं होल हार्टेडली फॉलो करते हैं तो 100% चांसेस हो जाते हैं आप सब लोगों के सिलेक्शन लेने के बेस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर आप सब लोग 2026 के अंदर एग्जाम देने वाले हैं तो क्या इंपॉर्टेंट चीजें आप सब लोगों को कंसिडर करनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस एग्जाम को 5 लाख से ज्यादा बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं देते हैं, जो कि 190 प्लस प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज के लिए कहीं ना कहीं फेस करते हैं कंपटीशन। प्रेशर काफी ज्यादा आप सब लोगों को देखने के लिए मिलता है। क्यों देखने के लिए मिलता है? क्योंकि 75 क्वेश्चंस को आप सब लोगों ने मात्र 90 मिनट के समय के अंदर कवर करना होता है, और ये 90 मिनट का मतलब है कि ये 90 मिनट कहीं ना कहीं डिसाइड करते हैं कि आप सब लोग आगे चलकर एडमिशन लेंगे यूनिवर्सिटी के अंदर, या फिर एक साल आप सब लोग वेस्ट करेंगे, ड्रॉप करेंगे। ये 90 मिनट आपकी जिंदगी का एक साल डिसाइड करने वाले हैं, इसलिए इन 90 मिनट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है। और 90 मिनट के अंदर 75 क्वेश्चन आप सब लोग तब ही अटेम्प्ट कर सकते हो जब आप सब लोगों के पास में सब्जेक्ट डोमेन ओरिएंटेड नॉलेज काफी ज्यादा रहे। देन 3 क्रॉस सेक्शंस आप लोगों को यहां पर देखने के लिए मिलती है। आप सब लोगों को पता है कि अलग अलग डोमेन के अंदर अलग अलग हिसाब से क्वेश्चंस को पूछा जाता है। अगर आप एमबीए की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एलएलबी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्वेश्चंस उस हिसाब से पूछे जाते हैं। अगर आप जनरल किसी डोमेन की तैयारी कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं, हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके डोमेन स्पेसिफिक। और 75 क्वेश्चंस 90 मिनट्स के अंदर विद नेगेटिव मार्किंग आप लोगों के लिए यहां पर रहने वाले हैं। तो क्या टॉपर्स हैं, कि टॉपर्स क्या करते हैं ऐसा जो अगर आप सब लोग भी करने लग जाएं तो आप सब लोग भी टॉपर्स की कैटेगरी के अंदर आ सकते हैं। तो व्हाट इज योर गेटवे टू एक्सीलेंस? तो सबसे पहला आप सिक्योर करते हैं टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन इस एग्जाम के थ्रू। आप बहुत अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये बैठते हैं, और उसके बाद आप सब लोग एमबीए, एलएलबी, एमएससी और एमबीए, फिर आप एमए इकोनॉमिक्स, एमए हिस्ट्री, एमए पोल साइंस, इस तरह के कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जितने ज्यादा आप सब लोगों की कट ऑफ रहेगी उतने ज्यादा ही चांसेस आप सब लोगों के सिलेक्शंस यहां पर सिलेक्शंस के रहने वाले हैं। टोटल 190 प्लस यूनिवर्सिटीज आप सब लोगों को यहां पर देखने के लिए मिलती है। नंबर 1, टॉपर्स की क्या सीक्रेट रहती है जो एक एवरेज बच्चे से टॉपर्स को दूर करती है? तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहता है? डिकोड द सिलेबस। हमेशा हर क्लास के अंदर मैं यही चीज बोलता हूं कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिलेबस को डिकोड करने की कोशिश करिए, सिलेबस को इंटरप्रिटेट करने की कोशिश करिए, क्योंकि जितना बेहतर तरीके से आपने सिलेबस को डिकोड करा होगा उतने बेहतर तरीके से ही आप सब लोग अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजीज को शुरू करेंगे। आप सब लोगों को पता चलेगा कि किस कंटेंट को कौन से सोर्स से मुझे कवर करना है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है डिकोड द स्ट्रक्चर ऑफ द सिलेबस। सिलेबस को डिकोड करिए, बुक्स को फॉलो करिए। सेकंड, 12th क्लास की इंपॉर्टेंस भी यहां पर आप सब लोगों के लिए देखने के लिए मिल जाती है। क्या सर 12th क्लास की इंपॉर्टेंस है? बिल्कुल है सर, क्योंकि 12th क्लास के अंदर भी आप सब लोगों को जो बेसिक टॉपिक आपके ग्रेजुएशन के अंदर आते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर आते हैं, वहां से ही आपके बेसिक फाउंडेशन के तौर पर वो काम करते हैं। स्टे अपडेटेड। अपडेटेड रहना एक टॉपर की सबसे बड़ी पहचान है, जो कि एवरेज बच्चे से उसे अलग करती है। एक टॉपर जो कि किसी भी चीज के पीछे अगर लगा है और शिद्दत से उस चीज के लिए तैयारी कर रहा है, तो उसको हर चीज के बारे में पता होता है कि एग्जाम कब कंडक्ट होने वाला है, राइट, कितने फेजेस के अंदर एग्जाम को लिया जाएगा,
एग्जाम कब हो सकता है कब नहीं हो सकता है, वो हर चीज के अकॉर्डिंग चीजों को बैलेंस कर कर लेकर चलता है और स्ट्रेटेजाइज्ड तरीके से ही वो चीजों को मैनेज करने की कोशिश करता है। नंबर टू इंपॉर्टेंट चीज जो एक टॉपर के अंदर देखी जाती है और एक एवरेज बच्चे से उसे सेग्रीगेट करती है, उसके पास एक स्मार्ट स्टडी आर्किटेक्चर होता है, यानी उसका जो स्ट्रक्चर है वो पहले से ही कहीं ना कहीं डिफाइंड रहता है, जो कि एक एवरेज बच्चा नहीं कर पाता है। एवरेज बच्चा क्यों नहीं कर पाता है? एवरेज बच्चा इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि वो इन चीजों के बारे में इतना डिटेल में सोच ही नहीं पाता है जितने डिटेल में टॉपर बच्चा इसके बारे में बात करता है। सबसे पहले टॉपर्स क्या करते हैं? वो फाउंडेशंस को बिल्ड करते हैं, वो बात करते हैं फाउंडेशन बिल्डिंग के बारे में। वो इस चीज के बारे में नहीं सोचते हैं कि हमें सिलेबस को बहुत जल्दी से खत्म करना है, ज्यादा से ज्यादा किताबों को, ज्यादा से ज्यादा सोर्सेज को फॉलो करना है, लेकिन उनका जो मेन एम रहता है कि कैसे मैं अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करूं, कैसे मैं अपनी फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाऊं, यानी कि बेसिक्स को क्लियर करूं। क्या मुझे उसके लिए 11th क्लास 12th क्लास ग्रेजुएशन लेवल की किताबों को फॉलो करना चाहिए, कौन से सोर्स को मुझे फॉलो करना चाहिए, उनके ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज किया जाता है। उसके बाद दूसरा फेज आता है स्टडी फेज। जब उनके बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं, उनकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो फिर वो फाउंडेशन के ऊपर अपने बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं, यानी कि अपने कॉन्सेप्ट को इनहेंस करने का काम करते हैं। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है? जब उनके फाउंडेशंस के साथ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो गई, तो तीसरा इंपॉर्टेंट काम रहेगा रिवीजन का, यानी कि वो सबसे ज्यादा ध्यान देंगे रिवीजन के ऊपर। क्योंकि हमेशा मैं एक ही चीज कहता हूं कि अगर सिलेक्शन लेना है तो जितनी भी इंपॉर्टेंट तरीके से आप लोग पढ़ाई कर लीजिए, जितने भी फाउंडेशंस बना लीजिए, जितनी भी इंटेंसिव स्टडी आप कर लीजिए, लेकिन अगर रिवीजन आप लोगों ने नहीं किया तो आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो सकता है। और आप सब लोगों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसी चीज के ऊपर ध्यान देना है, दैट इज द proper disciplined and focused executions of all of the 3 steps। इन तीनों स्टेप्स को आपको एक डिसिप्लिन्ड और फोकस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। तीसरी आपके पास में इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी क्या है जो टॉपर्स फॉलो करते हैं लेकिन एक एवरेज बच्चा फॉलो नहीं कर पाता है? नंबर 3 इज प्रैक्टिस विद प्रिसीजन, यानी कि टाइम्ड प्रैक्टिस वो करता है, यानी कि वो एक्चुअल में उस चीज को फेस करता है जो कि वो एग्जाम के अंदर फेस करने वाला है। यानी 75 क्वेश्चंस उसको 90 मिनट में अटेम्प्ट करने हैं, तो अब उसने पूरे फाउंडेशंस अच्छे से पढ़ ली है, अपना नॉलेज इनहेंस कर लिया है, उसके बाद उसने रिवीजन भी कर लिया है। अब वो 90 मिनट के टाइमर्स के हिसाब से 75 क्वेश्चंस को एनालाइज करेगा और देखेगा कि क्या मैं 75 क्वेश्चन 90 मिनट के टाइम के अंदर कवर कर पा रहा हूं, क्या मैं उस तरह के प्रेशर्स को बिल्ड कर पाऊंगा या फिर मैं उस टाइप के प्रेशर्स को फेस कर पाऊंगा जो कि मैं एग्जैक्ट एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर फेस करने वाला हूं। नंबर 2, एरर एनालिसिस करना, यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी अगर मैंने 90 मिनट के अंदर 75 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया तो इसमें से मैं कितने क्वेश्चन से सही कर पा रहा हूं और कितने क्वेश्चंस मेरे यहां पर गलत हो रहे हैं, और जो मेरे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं वो गलत क्यों हो रहे हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है, इसको भी एक टॉपर समझता है। और तीसरा आता है एक्टिव रिकॉल, यानी वो समझता है, टेक्निक समझता है जिसकी वजह से वो लॉन्ग टर्म के अंदर चीजों को रिटेन कर सकता है, निमोनिक्स बनाता है। राइट, एक बच्चा जो है वो निमोनिक्स बनाकर चीजों को समझने की कोशिश करता है। राइट, और सबसे अच्छी टेक्निक जब आप स्टडी करते हैं तो उसको बोला जाता है पोमोडोरो टेक्निक। तो पोमोडोरो टेक्निक्स के थ्रू जनरली एक एडुकेटेड या फिर एक पढ़ा लिखा बच्चा जो है वो चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है कि किस तरह से उसको आगे चलकर चीजों को अलाइन करना है। देन आपके पास आता है सीक्रेट स्ट्रेटेजी नंबर 4, दैट इज स्ट्रेटेजिक रिसोर्स सिलेक्शन, यानी किन रिसोर्सेज को मैं फॉलो करने वाला हूं। फाउंडेशन को बिल्ड करने के लिए मैं कौन से रिसोर्स फॉलो करूंगा? अगर मुझे अपना लेवल इंक्रीज करना है तो उसके लिए मुझे कौन से स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करना चाहिए सर? और वो अपडेट रहता है डेली बेसिस पर हर एक सिनेरियो के साथ में जो उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। अब आप सब लोगों के माइंड में क्या डिफरेंस आते हैं? जो एक एवरेज बच्चा है और टॉपर बच्चा है उसके बीच में क्या फर्क होता है? एवरेज बच्चा सबसे पहले टाइम देता है अपने रिसोर्सेज को सिलेक्ट करने के लिए, और वंस एक बार जब वो रिसोर्सेज को सिलेक्ट कर लेता है तो फिर वो उन रिसोर्सेज के ऊपर अडेयर करने की कोशिश करता है, उसके ऊपर स्ट्रिक्ट हो जाता है, रादर देन मूविंग अगेन एंड अगेन टू द अदर सोर्सेज। और 10 सोर्सेज को 10 बार पढ़ने की बजाय वो एक ही सोर्स को 10 बार पढ़ने की कोशिश करता है और वो सुनिश्चित करता है
है उसका सिलेक्शन, और अगर आप भी सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको भी इन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा कि फाउंडेशंस के लिए कौन से सोर्सेज को फॉलो करना है। अगर आपको एक लेवल ऊपर जाकर एडवांस लेवल की स्टडी करनी है तो उसके लिए क्या सोर्सेज फॉलो किए जाए, और एक बार सोर्सेज से डिसाइड हो जाते हैं तो उसको फिर आपने होल हार्टेडली फॉलो करना है जब तक आप लोगों का एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता है। देन आपके पास आती है स्ट्रेटेजी नंबर 5, दैट इज मेंटल मास्टरी एंड एग्जाम स्ट्रेटेजी। मेंटल मास्टरी का मतलब क्या होता है, आप जब पढ़ते हो तो पढ़ते पढ़ते बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हो सर, एग्जॉस्टिव नेचर का आप फील करने लग जाते हो, क्योंकि नॉलेज जब आप ग्रैब करते चले जाएंगे यू विल फील एग्जॉस्टेड। तो आपको स्ट्रेस को मैनेज करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, मेडिटेशन ध्यान करना है, अपने ऊपर फोकस करना है, एम्फेसाइज करना है चीजों को, और मेडिटेशन डेली बेसिस पर क्या करना चाहिए, आप सब लोगों को करना चाहिए 10 से 15 मिनट, ज्यादा नहीं कर सकते हैं तो राइट। और उसके बाद आप सब लोगों को 1.2 पर मिनट एब्सोल्युटली जो है वो टाइम एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और स्ट्रेस मैनेजमेंट तभी आप लोग बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे जब आप सब लोग अच्छी तरह से चीजों को एनालाइज कर पाएंगे और खुद के ऊपर भी ध्यान दे पाएंगे। देन रियल सक्सेस स्टोरीज CUET PG 2025 टॉपर्स। तो 291 आउट ऑफ 300 मार्क्स बच्चे जो वो यहां पर लेकर आए, 300 में से 300 भी बच्चों ने यहां पर स्कोर करे, 5 लाख प्लस स्टूडेंट्स ने यहां पर पार्टिसिपेट किया। यहां पर बच्चों के नाम बता रखे हैं, यानी कि इन्होंने भी कहीं ना कहीं एक डिसिप्लिन तरीके से कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी वाइज स्टडी करी होगी, तभी इनका सिलेक्शन यहां पर हुआ। अगर आपको 100% सक्सेस चाहिए, अगर आप मेरे से पूछे कि सर मुझे 100% सक्सेस चाहिए तो मुझे 100% सक्सेस कैसे मिल सकती है इस एग्जाम के अंदर, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है स्टार्ट अर्ली, स्टार्ट स्मार्ट। फाउंडेशन बिल्ड करना इनिशियल बेसिस पर ही स्टार्ट कर दीजिए। देन प्लान विद प्रिसीजन, प्रैक्टिस करिए रिलेंटलेसली, बार बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, जितनी प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करिए, और अपने आप को मोटिवेटेड रखिए। द मोर यू आर मोटिवेटेड, जितना ज्यादा आप मोटिवेटेड रहेंगे उतना ज्यादा ही आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। तो मोटिवेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपकी सिलेक्शन स्ट्रेटेजी के अंदर। बहुत बार आप लोगों को ऐसा लगेगा एग्जाम के अंदर कि आप लोग फेल हो जाएंगे कि क्या मैं जो स्टडी कर रहा हूं वो सही तरीके से सही भी है या नहीं है, उसके बारे में भी आप लोग सोचेंगे। लेकिन इन सब चीजों को आप लोगों ने यहां पर ध्यान रखना है, इन चीजों के ऊपर ध्यान देना है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सब लोगों को जरूर हेल्प करेगी आपके CUET PG एग्जाम के अंदर, और आप सब लोगों को सिलेक्शन लेने के नजदीक लेकर जाएगी। और इसी तरह की वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आप सब लोगों से अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद।